Hello students, today we are going to start a new topic of chemical bonding and molecular structure, that is valence shell electron pair repulsion theory. इस चैप्टर में हम एक थियरी फेल हो गई तो दूसरी थियरी पढ़ते हैं. जैसे हमने लास्ट थियरी इससे पढ़ी थी, इससे पहले वाली ऑक्टेट थियरी, एंड दैट थियरी एक्सप्लेन्स दैट हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, but it was unable to explain that why the covalent molecule is formed, why a covalent bond is formed, and why it is stable. It also do not explains that one question comes in our mind, that if there is a formation of molecule, so what will be its geometry, वो कैसा दिखता होगा, उसका ज्योमेट्री या शेप कैसा रहता होगा, ये सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. इसीलिए ये नई थियरी हम पढ़ने वाले हैं, जिसे VSEPR भी बुलाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. दिस थियरी was given by the scientist named as Sedgwick and Powell. सेडविक एंड पॉवेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट, बट लेटर ऑन इट वाज मॉडिफाइड बाय Nieholm and Gillespie. These are the three Nieholm NY, sorry. So Nieholm and the Gillespie modified this theory. Valence shell electron pair theory, repulsion theory एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उसके पोस्टुलेट्स लिखने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये थियरी का इम्पोर्टेंट क्या इन्होंने दिया था. तो इन्होंने सबसे पहली बार ये थियरी, दिस थियरी हैज़ अ बेसिक आइडिया दैट द बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल अडॉप्ट such a particular arrangement in this space that they have maximum distance and minimum repulsion. This was the basic concept of this theory. क्या? Maximum distance and minimum repulsion. This is the basic concept. Maximum distance, minimum repulsion. This is the one type. And the second one is what? That it also explained that in a molecule there are two different टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ पता थे, बट इस थियरी ने हमें सबसे पहली बार बताई थी कि एटम के अंदर जो भी एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करता है उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वन मोर थिंग, ऑक्टेट थियरी ने आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी स्टेबिलिटी भी बता दी थी, इसीलिए अभी हमें आयनिक बॉन्ड के ऊपर कोई डाउट नहीं है. सो अब जितनी भी हम थियरीज पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं. आयनिक बॉन्ड के बारे में अब हम पढ़ने ही नहीं वाले, क्योंकि वो अलग पॉइंट क्लोज हो गया है. वो ऑक्टेट थियरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था. अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थियरी, रिपल्शन थियरी जो है, ये भी थियरी कौन से बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाली है? सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करने वाली है. अब इस केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी ने एक और चीज जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, वो दो टाइप के होते हैं. तो अब वो देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल, अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. उसी ने बताई थी कि सेंट्रल एटम क्या होता है? जिसका नंबर कम होता है उसे हम सेंट्रल एटम बुलाते हैं, और वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है. यूजुअली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज होता है, बट कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हो. और हाइड्रोजन और हैलोजेंस जो होते हैं वो यूजुअली टर्मिनली प्लेस्ड होते हैं, बट कभी कभी वो सेंट्रल एटम की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं. अब इसमें बॉन्डेड एटम कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है. ठीक है. अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7. कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3. मींस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है. वेयर एज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा. सो दैट इन दिस केस नाइट्रोजन, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है. Now they are bonded to hydrogen, सिंगल. ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा. इससे क्या हो गया? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया.
तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, यानी कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, उसमें जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बुलाते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। ऐसा इन्होंने बाइफरकेट करके दिया था। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर्स बुलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें लोन पेयर्स बुलाते हैं। So now the postulates of VSEPR theory. As the first postulate is what? The shape of the molecule depends upon the number of valence shell electron pair present around the central atom. तो first postulate क्या है? It is depends the shape depends on what? Shape depends on the number of valence shell electron pairs present around the central atom. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट है। अब बिफोर गोइंग फॉर द सेकेंड पॉस्टुलेट, अब देखो यहाँ पर कैसा है। अमोनिया मॉलिक्यूल ही लेती हूँ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, मीन्स वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ऐसे हैं। अभी क्या बताया था मैंने आपको? ये थियरी किस पर, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए। तो अभी ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रख दिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे? हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि हम अमोनिया मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा। तो अभी इसमें क्या है, सेकेंड वो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल दे रिपल वन अनदर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन में, यानी कि सेंट्रल एटम के पास में, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। अगर नेगेटिव चार्जेस है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट है, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता है? दैट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे ट्राई टू ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन दैट दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइज to fit themselves in such a position that they have maximum distance and minimum repulsion। मैं word to word लिख नहीं रही हूँ बेटा, आपको मैं बोल दे रही हूँ तो आप लिख सकते हैं। The electron pair tries to fit themselves in such a way that they have maximum distance and minimum repulsion. So this was the fourth point. The third point. Now fourth point, valence shell को हम ऐसा कंसीडर करते हैं, इट इज अ स्फीयर, इट इज अ स्फेरिकल इन शेप एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर केप्ट ओवर देयर। Now the electron pair which do not participate in bonding are termed as what? Lone pairs. So this electron pair is termed as what? Lone pair. ठीक है, नाउ दिस रिपल्सिव फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं? ये लोन पेयर हो गया, और ये वाला क्या है? बॉन्ड पेयर है। अब देखते हैं, अब जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सपोज कर लो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1। सभी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी नाइट्रोजन में प्रेजेंट है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी के ऊपर -1 चार्ज की डेंसिटी है। अब क्या होगा? एज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हाइड्रोजन, एज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है जिसने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ शेयर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों के न्यूक्लियस ने शेयर किया है। सो दिस माइनस चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन दी 2 न्यूक्लियस। तो हाफ इसके ऊपर और हाफ इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने?
मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले यानी कि बॉन्डिंग के पहले सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट था और उसी के ऊपर वो फुल्ली उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई किया था। अब क्या हुआ है, शेयरिंग के बाद में दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर दोनों ने शेयर किया है तो हाफ ऑफ चार्ज भी तो शेयर हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर हाफ चार्ज है, वैसे ही सेम मैंने बाकी के एटम्स के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी रख लिया। अब वेयर एज इन दिस केस दिस लोन पेयर जो है ये पेयर है, एक साथ रख रहे हैं तो इसका टोटल चार्ज कितना है, -2 है। अब आपको पता होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना होता है उतना रिपल्शन होता है। अब ये माइनस हाफ चार्ज से माइनस हाफ चार्ज को रिपल करेगा तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया और ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो अब माइनस हाफ से माइनस हाफ को रिपल कर रहा है तो कम रिपल्शन होगा। वेयर एज लोन पेयर के केस में ये -2 है और ये -1/2 है। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज मोर सो द रिपल्शन इज ऑल्सो मोर, मीन्स बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन और ज्यादा होगा। अगर सपोज करो कि मेरे पास में कोई और मॉलिक्यूल होता जैसे कि वाटर के केस में क्या होने वाला था, ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अभी ये कैसे दिखता है देखो, ऐसे। तो अभी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सारे के सारे ये किसको बिलोंग करते थे, जो मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को बिलोंग कर रहे थे। तो सभी के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। पर अब क्या हो गया कि ड्यू टू दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका माइनस चार्ज इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर रहेगा और माइनस चार्ज इसके न्यूक्लियस के ऊपर रहेगा। तो इट मीन्स इसके ऊपर -1/2 ही चार्ज हो जाएगा। फिर अब ये भी -1/2 ही रहेगा। अब क्या होगा, ये तो -2 रहने वाला है, ये भी -2 रहने वाला है। मैंने क्या बताया आपको, मैग्नीट्यूड जितना होगा चार्ज का उतना रिपल्शन रहेगा। अब इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो रिपल्शन कम रहेगा। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंस ज्यादा है इसीलिए इसमें रिपल्शन ज्यादा रहेगा। अब देखो 2 लोन पेयर्स है, दोनों लोन पेयर्स के चार्जेस बहुत ज्यादा है, यानी -2 है चार्ज की डेंसिटी, इसीलिए इसका रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होगा। तो अब हमारा फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका रहेगा, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद में मैं एलपी से लोन पेयर को रिप्रेजेंट करी हूँ बेटा। और फिर उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन रहेगा। फिर सबसे कम रिपल्शन किसका रहेगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या है। तो सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में। अब अकॉर्डिंग टू द रिपल्शन उन्होंने ये सोचा कि अब शेप कैसा रहेगा। तो शेप में उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि सबसे ज्यादा यानी सबसे कम रिपल्सिव फोर्स किस में रहेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में रहने वाला है, जब हमारा बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं अब हम इसमें कि एटम्स को हमें अरेंज कैसे करना है। तो एटम्स को जब हम अरेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं वाटर मॉलिक्यूल का ही, तो इसमें ऐसा बॉन्ड बनाया था मैंने। तो ये द बॉन्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम एंड बॉन्डेड एटम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्ड एंगल। क्या बुलाते हैं इसे, बॉन्ड एंगल बुलाते हैं। समझा मैंने क्या बोला, दी बॉन्ड एंगल मतलब क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम, उसे बॉन्ड एंगल बुलाते हैं। अब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो बॉन्ड एंगल भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस किस में हो सकता है, 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में रहेगी, 180 डिग्री। यानी अब हमारा फिफ्थ पॉइंट किस पर है, बॉन्ड एंगल पे है। फिफ्थ पॉइंट कि बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 180 डिग्री रहा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर सबसे कम रिपल्शन रहने वाला है इस केस में। फिर उसके बाद में 120 डिग्री, फिर 109 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहने वाला है या सबसे कम रिपल्शन किसका रहने वाला है, 180 डिग्री का। तो ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड का एंगल होगा उसका डिस्टेंस भी तो उतना ज्यादा होगा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम रिपल्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया आपको यहाँ तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
तभी आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे इसके बाद में। फिर से एक बार बता देती हूँ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी जो है ये बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये थियरी सबसे पहले सिडविक और पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। लेटर ऑन इट वाज मॉडिफाइड बाय निहॉल्म एंड गिलेस्पी। और अब इसके पॉस्टुलेट्स, इस थियरी ने एक और कंसेप्ट हमें बताया था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नाम के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोन बॉन्ड पेयर्स बुलाते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम लोन पेयर्स बुलाते हैं। पॉस्टुलेट्स में फर्स्ट पॉस्टुलेट है शेप। शेप कैसा रहेगा? अभी शेप डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहते हैं वो रिपल्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइज टू फिट देमसेल्व्स इन सच अ पोजीशन दैट दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। अब मैंने बताया कि रिपल्सिव फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम। अगर अब मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल कैसे अरेंज होंगे? जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड का एंगल होगा उसके डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रिपल्शन उतना कम होगा। सो 180 डिग्री वाले में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, वो स्टेबल होगा, और 90 डिग्री वाला सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थियरी। अब देखिए नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थियरी। तो इसमें हमें कुछ ऐसा एक टैबुलर फॉर्म है वो हमें पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इतने हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो उस स्पीशीज का स्ट्रक्चर या फिर शेप कैसा रहेगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी। तो फर्स्ट कॉलम है, अब फर्स्ट कॉलम आप सीरियल नंबर का बना लीजिए, सीरियल नंबर का। सेकेंड कॉलम है नंबर ऑफ electron pair around the central atom, number of electron pairs around the central atom। ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम है अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो अरेंजमेंट ऐसी करनी है कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन रहे। इसी से हमें इसकी क्या पता चल जाएगी? ज्योमेट्री। फिर बॉन्ड एंगल, और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट है, अब सपोज करिए कि हमारा सेंट्रल एटम जो है ऐसा है, इसके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, इसमें अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसा होगा? तो अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसा ही हो सकता है। अब ये दूसरे स्पीशीज और इसका टाइप क्या हो जाएगा? AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। अब ये 2 बी नाम के एटम्स के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और ये स्पीशीज कैसा बन जाएगा? ऐसा। ठीक है, अब ऐसा। ठीक है, अब देखो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या दिख रही है आपको? ये कैसे शेप का दिख रहा है? सिंगल लाइन दिख रही है ना, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर हो गई। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका? ये एंगल बिटवीन दी बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम कितना है बॉन्ड एंगल? 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एग्जाम्पल, अब ऐसे कौन से स्पीशीज होते हैं जिनके पास सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप 2 के। तो ग्रुप 2 में कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो बेरिलियम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेरिलियम। और अब ये बी जो है इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? या तो हाइड्रोजन या फिर हैलोजन, इसलिए क्या हो जाएगा? BeCl2 और MgCl2, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फर्स्ट वाले के। अब अगर सपोज करिए कि सेंट्रल एटम के पास में, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेंट्रल एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अरेंजमेंट कैसे करेगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन करना है तो ऐसे शेप में अरेंजमेंट करेगा, मीन्स ट्राइंगुलर बनने वाला है तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, अब ये 3 बॉन्डेड एटम भी अभी से 3 लगेंगे तो फिर इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB3 टाइप हो जाएगा। अब ये जो बॉन्डेड एटम है इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाना है इसके साथ, ऐसे। अब ये बॉन्डेड एटम के अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसीलिए इसके पास में मैंने बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको, ये ऐसी ऐसी और ऐसी दिख रही है, मीन्स ये ट्राइगोनल है तो ये ट्राइगोनल हो गई, एक ही प्लेन में है इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा, अब बॉन्ड एंगल कैसा होगा इसका, बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच में दिख रहा है तो ऐसे लिखेंगे बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो गया। अब एग्जाम्पल क्या होगा, अब सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए सेंट्रल एटम ऐसे स्पीशीज लेने पड़ेंगे जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सेंट्रल एटम में किसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ग्रुप 13, यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, बोरॉन, बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम, थैलियम, तो बोरॉन BF3, सिंगल बॉन्ड वाले हैलोजेंस होते हैं तो BF3 ले लिया, या फिर एल्यूमिनियम AlCl3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक हो गया, समझ में आया आपको यहाँ तक। तो मैंने 2 स्पीशीज बताई, एक बताई जिसमें से सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक स्पीशीज ऐसी जिसमें सेंट्रल एटम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अरेंजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर सेंट्रल एटम के पास में सपोज करिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के पास तो AB4 टाइप बनेगा, और अब इसमें A जो होगा वो सेंट्रल एटम है और उसमें वो अरेंजमेंट कैसे करेगा, ये 3 सामने अरेंजमेंट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन पीछे रहेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहेगी और ऐसे में ही उसके पास में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन होगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे बॉन्डेड एटम्स के साथ, ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऐसे अरेंजमेंट होने के बाद में इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसा दिख रहा है, देखो इसका जो ज्योमेट्री है ये ऐसा रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहने वाला है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब बॉन्ड एंगल कैसा होगा, बॉन्ड एंगल बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच में रहेगा, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, इसको हम 109 डिग्रीज 5 मिनट्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बुक में ये भी लिखा रहता है पर एग्जैक्ट ये है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में हमें ऐसे स्पीशीज लेने पड़ेंगे जिनके पास में सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, ग्रुप 14, ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो हाइड्रोजन भी हो सकता है टर्मिनल एटम, तो CH4 ले लिया एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या ले सकते हैं, CCl4 भी एग्जाम्पल हो सकता है, और कौन होता है, सिलिकॉन होता है तो SiCl4 भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसके, जब हमारे पास में सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट, अब देखो अगर सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो कैसे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसका टाइप क्या होगा, AB5 टाइप होगा, और एग्जाम्पल क्या इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो फिर वो अरेंज कैसे करेगा, तो जो सेंट्रल एटम A है वो क्या करेगा, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्राइंगुलर शेप में अरेंज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी ये दिखने कैसे वाला है बेटा, वो एक ट्रायंगल रहेगा और एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, और फिर सभी लोग उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, तो कैसे देखो, ऐसा, और
एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर है इस पूरे सरफेस के, ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा ये ऐसा, और एक नीचे पिरामिड बनेगा, ठीक। तो ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ये कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है, फिर एक ट्राइगोनल हो गया और ऊपर एक पिरामिड बनेगा और एक नीचे पिरामिड बनेगा, तो इसे क्या बुलाएंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आया। अब इसमें बॉन्ड एंगल कैसे रहेंगे, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर के हमने देखे थे बॉन्ड एंगल कैसे थे, 120 डिग्री थे, तो इसमें वैसे भी वो भी रहेंगे। और ये जो हमने बॉन्ड एंगल एक ये वाला भी तो बॉन्ड एंगल रहेगा, तो ये कौन सा दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है, तो वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। मीन्स इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स रहेंगे, एक 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल्स रहेंगे और 90 डिग्री के 2 बॉन्ड एंगल्स रहेंगे, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है, ये जो ट्रायंगल पे आई है, इस पोजीशन को हम क्या बुलाते हैं, ये वाली पोजीशंस को हम इक्वेटोरियल पोजीशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन रहा है ना ये, इसीलिए इसे क्या बुलाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बुलाते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। और ये जो है इसको हम एक्सियल पोजीशंस बुलाते हैं। कौन सी पोजीशन है ये, एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। हमने पढ़ा था अगर बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री 120 डिग्री और 109 डिग्रीज है तो वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। अब बट इन केस ऑफ 90 डिग्री के 2 बॉन्ड एंगल रहने वाले हैं इसमें, अगर 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसका बॉन्ड एंगल कम है इसीलिए इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। तो एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर इन लेंथ एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए क्यों, बिकॉज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन है। वेयर एज एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो बॉन्ड एंगल कम है, इसीलिए उनका डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमने बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज कर दी है। दैट्स व्हाई दी एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर इन लेंथ एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब इसमें सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के पास में तो कैसे हो जाएगा, किसके पास होता है, ग्रुप 15। ग्रुप 15 का एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब नाइट्रोजन जो है एटम बहुत छोटा है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 ही होता है, उसका एटम का साइज भी छोटा होता है। अगर साइज छोटा रहेगा तो वो 5-5 एटम्स को अपने साथ 5-5 बॉन्डेड एटम्स को अपने साथ एकोमोडेट नहीं कर सकता, इसीलिए नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। तो अब नाइट्रोजन के नीचे कौन है, फास्फोरस, तो फास्फोरस बना सकता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, PCl5, ठीक है, समझ में आया। तो PCl5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक भी हो सकता है, तो SbCl5 भी हो सकता है। तो ऐसे ये दोनों एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके, AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स के। समझ में आया मैंने कैसे किया, बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये थियरी के ही हमें ज्योमेट्रीज और बॉन्ड एंगल्स याद रखने हैं, क्योंकि बाकी सभी थियरीज में उतना क्लियर नहीं दिया है जितना अच्छे से इस थियरी में पढ़ाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा वो है फिफ्थ सीरियल नंबर। अब इसमें अगर सपोज करिए कि सेंट्रल एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे करेगा वो, तो अरेंजमेंट करने के टाइम पे वो क्या करने वाला है, एक अरेंजमेंट स्क्वायर के फॉर्म में करेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा ऐसे, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल दिखेगा। तो एक स्क्वायर रहेगा और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो क्या नाम हो जाएगा फिर इसका ज्योमेट्री का, स्क्वायर बाय पिरामिडल। समझ में आया, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसके लिए एक और नाम यूज करते हैं, वो है ऑक्टाहेड्रल, तो वो भी आप लिख कर रख लीजिएगा, इसे और ऑक्टाहेड्रल भी ज्योमेट्री बुलाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक एक्सियल बॉन्ड्स है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो उनको हम क्या बुलाएंगे, एक्सियल बॉन्ड्स बुलाएंगे, और ये जो है ये डायगोनल बॉन्ड्स है इसमें,
ठीक है। अब इसमें इस केस में तो सभी के बॉन्ड एंगल कितने हैं, 90 डिग्री ही होने वाले, मीन्स सारे बॉन्ड एंगल्स इसमें क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। अब एग्जाम्पल, अब सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा ग्रुप है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगेन ग्रुप 16 के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी इसका कैसे होगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसीलिए वो 6 बॉन्डेड एटम्स को अपने साथ अकोमोडेट नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑक्सीजन तो कभी भी ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में 6 बॉन्डेड एटम्स नहीं रखेगा। तो ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, सल्फर, और सिंगल बॉन्ड बनाने हैं तो SF6 ले लेते हैं एग्जांपल, तो SF6 एग्जांपल हो गया। आपको याद होगा तो हमने ऑक्टेट थियरी के एक्सेप्शनल केसेस में SF6 मॉलिक्यूल पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट 6th सीरियल नंबर, अगर सपोज करिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेंट्रल एटम के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो टाइप क्या हो जाएगा, AB7 टाइप हो जाएगा। अब इसका अरेंजमेंट कैसा करेंगे, तो एक पेंटागोनल शेप बना लेंगे और A सेंट्रली प्लेस्ड हो जाएगा, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाएगा। ऐसा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये पेंटागन है और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसीलिए हम इसे क्या बुला सकते हैं, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक, अब बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल देखो, ये वाला जो है इसका तो 90 डिग्री रहने वाला है सरफेस के साथ, है ना, तो 90 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल रहेंगे और कुछ बॉन्ड एंगल्स ये वाले भी तो रहेंगे ना इसके साथ, जैसे इसके साथ, तो ये जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने डिग्री के रहेंगे, 72 डिग्री के रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 72 डिग्री वाले 5 और 90 डिग्री वाले 2 ऐसे रहने वाले। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, हैलोजेंस के पास, मींस ग्रुप 17, तो कोई भी एग्जाम्पल हम हैलोजन वाला ले सकते हैं, तो IF7 ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, पर इसे बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, इसी पे अभी हमारी आगे की थियरीज बेस्ड रहने वाली है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, अभी तक मैंने एक भी एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैंने बॉन्ड पेयर्स का ही लिया है, ये सारे के सारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बता रहा है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा मैंने, पर ये क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, इसीलिए तो हम ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं ना, हमने एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिया जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो अभी हमें VSEPR के शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR बट कंटेनिंग व्हाट टाइप ऑफ पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज लोन पेयर्स। तो अभी हमें लोन पेयर्स वाला टॉपिक बाकी है, वो अब हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये सिर्फ बॉन्ड पेयर्स वाले, इसके पास बॉन्ड पेयर्स कितने थे वही लिखे हैं हमने यहाँ पे, से 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि HCl की ज्योमेट्री क्यों नहीं बताया, उसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तब भी, तो HCl की ज्योमेट्री इसीलिए हमने एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की अगर मुझे ज्योमेट्री बतानी है तो मिनिमम उसके पास 3 एटम्स होने ही चाहिए, उसके बिना हम VSEPR की ज्योमेट्रीज या शेप्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख के रख लीजिए, मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए, अगर मुझे ज्योमेट्री बतानी है तो 3 एटम्स होने ही चाहिए, तभी हम उसकी ज्योमेट्री या फिर शेप बताते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।